Assalamu alaikum. This is the third lecture for the series LSM 733 Production Operations Management, and I'm Usman bin Saif. As we usually do, we go through what we had learned in the last session. In the last session, we talked about the chapter 1, which was the introduction of production operations management. We talked about the definition. हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था जी प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इन वर्ड्स को अगर हम अलग अलग हम देख लें, प्रोडक्शन क्या है जी? प्रोड्यूस करना गुड्स सर्विसेज। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस के फिर हमने बात की थी कि फंक्शंस हैं। हमने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन के 4 फंक्शंस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, और फिर उसकी मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन जो ऑपरेशंस फंक्शन है उसकी मैनेजमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। फिर हमने लास्ट सेशन में ना सिर्फ इसको डिफाइन किया था, हमने इन डिटेल इस पे हमने डिस्कशन की थी कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाई डू वी स्टडी प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट? Vital question. Why do we study production operations management? In order to improve production operations, in order to improve productivity, in order to enhance our production operations management. So, and then we talked about organizational functions. जो अभी मैंने 4 functions बताए, हमने इसको in detail देखा था। हमने organizational structures के साथ देखा था कि ये आगे इसके अंदर फर्दर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में क्या होता है, मार्केटिंग क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, ऑपरेशंस में क्या क्या कुछ होता है। फिर हमने वी वेंट थ्रू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हमने देखा कि 1776 से ऑपरेशंस मैनेजमेंट की जो टर्म है वो कॉइन हुई थी। टर्म कॉइन होने का मतलब है कि लोगों ने बात करनी शुरू की थी कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। और सबसे पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट का हमने कहा कि जो फोकस था वो कॉस्ट पे था, कॉस्ट कटिंग थी। और हमने फिर उसके अंदर देखा कि इस वक्त जो रीसेंट ट्रेंड है 2015 से, जो बेसिकली 2000s में शुरू हुआ, 2000 से 2015, ये ट्रेंड इस वक्त है मैस कस्टमाइजेशन। इससे पहले जो ट्रेंड था वो था स्टैंडर्डाइजेशन, उससे पहले कॉस्ट कटिंग। सो हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस की, फिर हमने देखा कि फ्यूचर्स क्या है, आगे हम क्या देखते हैं, चैलेंजेस क्या हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। फिर हमने बात की थी गुड्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि गुड्स की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी क्या होती है। फिर हमने बात की कि गुड्स को की प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं, सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन के लिए क्या कैसे मेजर करते हैं, मल्टी फैक्टर प्रोडक्शन के लिए कैसे मेजर करते हैं। एंड देन हमने सर्विसेज सेक्टर को देखा और हमने बात की थी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि सर्विसेज सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर एज कंपेयर टू द गुड्स और द कमोडिटीज और द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर हमने एंड के ऊपर एक हमने डिस्कशन की थी कि जॉब्स क्या क्या हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजर की, या मैनेजमेंट में जॉब्स क्या हैं। आपने प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट कोर्स पढ़ के अब आप किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफिशिएंट हैं। तो हमने एक एंट्री लेवल की जॉब्स देखी जिसमें हमने कहा कि जी क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट होता है। फिर हमने कहा जी कि ऑपरेशन स्पेशलिस्ट होता है, ऑपरेशंस मैनेजर होता है, जूनियर ऑपरेशंस मैनेजर होता है। फिर हमने कहा कि जी सीनियर लेवल की जॉब्स क्या है, सीनियर ऑपरेशंस मैनेजमेंट मैनेजर होता है, प्रोडक्टिविटी मैनेजर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट होता है उसमें। तो ये सारी हमने डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड इट वाज चैप्टर 1 जो हमने फिनिश कर लिया था। अभी चैप्टर 1 की एक एक्सरसाइज और केस स्टडीज रहती हैं जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर सेक्शन हम देयर आर 4 सेक्शंस इन दिस कोर्स, तो हर सेक्शन में हम मेन 2 या 3 चैप्टर्स कवर करके उसके बाद फिर एक सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ उसकी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। तो
अभी नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ प्रोडक्शंस ऑपरेशंस मैनेजमेंट विच इज़ द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर है। और इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट चैप्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमने केस स्टडीज, आई विल ब्रिंग द केस स्टडीज और हम वो डिस्कस करेंगे। So the agenda of today's session, this session is the global environment and operations strategy, growth of world trade, important phenomenon। हमने देखा कि over the past years वर्ल्ड ट्रेड बहुत बढ़ गई है, कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑयल दे रहा है, दूसरा कंट्री उससे वो मशीनरी ख़रीद रहा है, कोई किसी से कुछ बेच रहा है, कोई कुछ ख़रीद रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ कर गई है एज़ कम्पेयर टू द 17th या 18th सेंचुरी। अब फिर हम बात करेंगे, विल गो इन टू डिटेल के रीजंस टू ग्लोबलाइज क्या है, क्यों ग्लोबलाइज कर रही हैं सारी कंपनीज, सप्लाई चेन कैसे इंप्रूव हो सकती है, अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल टैलेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे टैलेंट हम रिटेन कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्लोबली, नॉट लोकली और इंटरनेशनली, ग्लोबली। कल्चरल एंड एथिकल इश्यूज क्या हैं इसमें एनवायरनमेंट में एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजीज फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होंगी, ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। So let's start with the global environment and operation strategy. This is section 1 and chapter 2. Growth of world trade, हमने बात की years 1970 के अंदर हम कहते हैं कि जी कितने परसेंट, 20% से लेस देन 20, इनफैक्ट 18% से हमारी वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज करके फिर 2005 में it went up to 52%, और उसके बाद जो ग्लोबल रिसेशन आया तो ग्लोबल रिसेशन के अंदर फिर इट केम डाउन, फिर 2009 में फिर दोबारा वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज करने लगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड इंक्रीज करने लगी, और अब 2010 से ऑनवर्ड्स फिर ये जो है पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर रही है। रीजंस टू ग्लोबलाइज, व्हाई डू वी वांट टू ग्लोबलाइज, इम्प्रूव द सप्लाई चेन, हम सप्लाई चेन इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम सप्लाई चेन कैसे इम्प्रूव हो सकती है ग्लोबलाइजेशन से, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सप्लाई चेन ग्लोबलाइजेशन से इम्प्रूव हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। कैसे, वो ऐसे, सप्लाई चेन है क्या, मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे कार मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। गाड़ी में होता क्या है, गाड़ी में उसकी बॉडी है, इंजन है, अंदर डैशबोर्ड है, फिर उसके अलावा टायर्स हैं, सस्पेंशन है, उसके अलावा उसका एक्सेल है, उसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नाउ ये सारी चीज़ें, गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, टेल लाइट्स हैं, ग्लास के पार्ट्स हैं, विंडोज़ हैं, उसके विंडशील्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैंने गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, क्या मैं ये सारी चीज़ें खुद बना सकता हूँ? 1776 में जब ये प्रोडक्शन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट आया तो उस वक़्त यही कॉन्सेप्ट था कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं खुद बनानी पड़ेंगी तो मैं गाड़ी बना सकूँगा। बट नाउ इट हैज़ चेंज्ड, द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज्ड। नहीं, मैं सारी चीज़ें खुद नहीं बना सकता, मेरी स्पेशलाइजेशन इंजन्स है, मैं इंजन बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं बॉडी बहुत अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन वाई शुड आई गेट इनटू मेकिंग हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स। गाड़ी की लाइटें में बनाने के लिए मुझे एक सेपरेट यूनिट, फिर उसके लिए सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डिज़ाइन तो मैं बना दूंगा, गाड़ी डिज़ाइन करूँगा तो वो तो
तो मैं क्या करता हूँ कि जो हेडलाइट्स बनाने वाली दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, मैं पाकिस्तान में हूँ, वो अमेरिका में बैठी है, मैं अमेरिका में उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसे अपना पार्टनर बना लेता हूँ कि भाई मैं जो नई गाड़ी बनाऊँगा मैं तुम्हें डिज़ाइन दूंगा हेडलाइट का, तुमने मुझे हेडलाइट बना के देनी है। डन, डील क्लोज्ड। मेरा उसके साथ डील हो गई और वो मुझे मेरी सप्लाई चेन इंप्रूव हो रही है। दुनिया की बेहतरीन हेडलाइट ख़रीद के अपनी गाड़ी में लगा रहा हूँ, क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं ख़ुद ये हेडलाइट बनाऊँ तो शायद मैं इतनी अच्छी क्वालिटी की ना बना सकूँ। इसी तरह रिड्यूस कॉस्ट, लेबर, टैक्सेस, टैरिफ्स। अब कॉस्ट कैसे मैं कम कर सकता हूँ? कॉस्ट में कम ऐसे कर सकता हूँ कि मैं अगर खुद हेडलाइट बनाऊँगा तो मुझे शायद महंगी पड़े, क्योंकि वो उसकी तो स्पेशलाइजेशन ही उस कंपनी की हेडलाइटें बनाना है और उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो वो अगर बना के देगा तो कम कॉस्ट में बना देगा। इम्प्रूव ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस इम्प्रूव कर सकता हूँ अराउंड द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड मार्केट्स, दूसरी मार्केट में जाके मुझे अपने ऑपरेशंस रन करने से मैं उस मार्केट के डायनेमिक्स को भी अंडरस्टैंड करूँगा, लर्न करूँगा कि वो मार्केट कैसे वर्क करती है, वहाँ और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, मैं कौन सा प्रोडक्ट वहाँ सेल कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता। अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल टैलेंट। इसी तरह अब रिटेनिंग अ ग्लोबल टैलेंट, अब सप्लाई चेन का मुझे एक मैनेजर चाहिए। मेरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में, व्हाट शुड आई डू? आई एम इन लोकल न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दूँगा मुझे सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए, नहीं मिल रहा। जो मिल रहे हैं मेरी वो एक्सपेक्टेशंस और उस पर नहीं आ रहे, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, मुझे कोई भी इतना ब्राइट मैनेजर नहीं मिल रहा इतना जो कि मेरी इनोवेटिव अप्रोच के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ चल सके। व्हाट डू आई डू? आई गो ग्लोबल। मुझे वो मैनेजर चाइना से मिल जाता है, मुझे वो मैनेजर सिंगापुर से मिल जाता है, सिंगापुर से मैं उसे इंटरव्यू करता हूँ, उसे मैं बुला लेता हूँ पाकिस्तान, उसे कहता हूँ आज। अब वो ग्लोबल टैलेंट है, इंटरनेशनली वो आया है पाकिस्तान आके यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में, मेरे असेंबली प्लांट में काम कर रहा है। अब उसको रिटेन भी मैंने करना है, मैं नहीं चाहता कि 2 महीने बाद वो छोड़ के चला जाए। सो ये सारी वो रीजंस हैं अब कि मुझे ग्लोबल बिजनेस करना पड़ रहा है। इन सारी वजहों की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मैं ग्लोबल, जो टर्म है ग्लोबल, मैं अपने आप को कहता हूँ कि जी मेरा माय बिजनेस हैज़ गॉन ग्लोबल। नाउ पहली थी इम्प्रूविंग द सप्लाई चेन, लोकेटिंग फैसिलिटीज क्लोजर टू यूनिक सोर्सेज, ऑटो डिज़ाइन टू कैलिफोर्निया, एथलेटिक शू प्रोडक्शन टू चाइना, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस। अब मैंने अपनी परफ्यूम बनवाना है, मैंने अपना, लेट्स सपोज मेरा एक बुटीक है, मैं कपड़ों के साथ एक अपना परफ्यूम भी नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ परफ्यूमरी में आना। अब मुझे एक परफ्यूम बनवाना है या मैंने उसको पैक कराना है, तो मैं कहाँ से कराऊँगा? और मैं दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम बेचना चाहता हूँ, तो पहले द फर्स्ट थिंग इज़ दैट विल कम टू माई माइंड इज़ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में परफ्यूमरी इंडस्ट्री जो है दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री वहाँ पे परफ्यूमरी में, तो वहाँ से मैं परचेज़ कर लूँगा। जूते हैं तो दुनिया के सबसे सस्ते और अच्छे जूते चाइना में बन रहे हैं, चाइना, कंप्यूटर सारे चाइना में बन रहे हैं। ऑटो डिज़ाइनिंग है तो सारी कैलिफोर्निया में हो रही है, अमेरिका में हो रही है। तो मैं अपनी सप्लाई चेन, उनको पार्टनर बना लूँगा मैं साथ, सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर रहा हूँ इस तरह से। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। फॉरेन लोकेशंस विद लोअर वेज कॉस्ट कैन लोअर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो रही है? वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सस्ती है। क्यों सस्ती है? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, लेबर बहुत सस्ती है। तो मैंने जो फैक्ट्री मैंने सिंगापुर में लगानी थी वो मैं चाइना में क्यों ना लगा लूँ? कॉस्ट कम आएगी। मुझे तो बेसिकली मेरा तो कंसर्न ये अपने प्रॉफिट के साथ है कि जी कॉस्ट कम इनकर हो और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो। तो मुझे तो अब जब दुनिया ग्लोबल हो गई है, कहीं भी आ जा सकते हैं पूरी दुनिया में, तो मैं फिर वाई शुड आई इंस्टॉल अ फैक्ट्री और एन ऑपरेशंस मैनेजमेंट चेन सिंगापुर। मैं तो कहूँगा कि मैं चाइना में लगा लेता हूँ, चाइना मेरे लिए एक्सेस है, मैं जा सकता हूँ। फिर टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं,
फिर गवर्नमेंट भी इम्पोज करती है ना कस्टम ड्यूटीज़। अब कस्टम ड्यूटीज़ का क्या चक्कर है, कस्टम ड्यूटीज जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल होती जा रही है कस्टम ड्यूटीज़ भी कम होती जा रही हैं, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ डिपेंड कर रहा है। अब पाकिस्तान और चाइना का आपस में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हुआ है, मैं गाड़ी चाइना से इंपोर्ट करूंगा तो मुझे सस्ती पड़ेगी क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम ड्यूटी लगाएगी। अगर मैं गाड़ी सिंगापुर से मंगाऊंगा तो ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। ये डिसीजंस भी मुझे देखने। इसी तरह मैकुलेडोरस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, नाफ्टा है, एपेक है, यूरोपियन यूनियन है, ये सारे भी क्या हैं, क्लस्टर्स बन गए हैं। ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, कंसोर्शियम्स बन गए जहां आपस में, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ हैं, उनमें कोई वीज़ा नहीं आपस में। किसी कंट्री से आप किसी दूसरे कंट्री में चलो, यहाँ चीज़ बनाओ वहाँ बेच दो, कोई ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। इम्प्रूव ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड डिफरेंसेस बिटवीन हाउ बिजनेस इज हैंडल्ड इन अदर कंट्रीज। अब इम्प्रूव ग्लोबली से, ग्लोबल बिजनेस करने से मेरे ऑपरेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। दूसरे कंट्रीज में इसी चीज़ को कैसे देखा जा रहा है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एग्जांपल है जापानीज आर एक्सट्रीमली गुड एट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो उनकी वहाँ की वैल्यूज़, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स आई कैन इम्प्लीमेंट इनटू माय कंट्री। स्कैंडिनेवियंस में अर्गोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ऑपरेशंस कैन इम्प्रूव रिस्पांस टाइम एंड कस्टमर सर्विस। इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो हैं कैन इम्प्रूव रिस्पांस टाइम एंड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर सर्विस, ये चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं इससे। अंडरस्टैंड मार्केट्स, interacting with foreign customers, suppliers, competition can lead to new opportunities. फॉरेन कंट्रीज़ में जाने से, फॉरेन कस्टमर्स को सर्व करने से आपको नए अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डिज़ाइन, न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको रियलाइज़ होते हैं। जैसे कि जी सेल फोन डिज़ाइंड मूव्ड फ्रॉम यूरोप टू जापान। इनिशियली जो मोटरोला हो गया, ये सारे मोबाइल फ़ोन्स थे, ये जापान में बन रहे थे और वहाँ पे इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे ह्यूज सेट्स थे और इतने बड़े बड़े उनके डिज़ाइंस थे। तो जब यूरोप में बनना शुरू हुआ, नोकिया यूरोप में बनना शुरू हो गया, तो नोकिया वॉज स्लीक, इट वॉज मोर ब्यूटिफुल, इट वॉज हैंडी, इट वॉज लेस वेट। सो क्या हुआ, वो डिज़ाइन ज़्यादा दुनिया में पसंद किया जाने लग गया। तो फिर जापानीज़ ने यूरोपियन से लर्न किया कि मोबाइल फ़ोन ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा इतनी बड़ी चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका एक्सटेंड हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट आपकी मार्केट के अंदर 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो आप वो दूसरी मार्केट में उसको अगर आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो 5 की जगह आपका प्रोडक्ट 7 साल तक चल जाएगा। इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, रिमेन ओपन टू फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। आपके प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते हैं, कैसे इंप्रूव होते हैं, आपको दुनिया, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपकी मार्केट डिफरेंट है, किसी और मार्केट कल्चर में जाएंगे तो आपको वहाँ से न्यू आइडियाज़ मिलेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। टोयोटा एंड BMW मैनेज जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टोयोटा और BMW ने जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड, हर कंट्री में उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से गेटिंग न्यू इंसाइट्स। रिड्यूस स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन, लोअर कॉस्ट, ये उनका फोकस था कि लोअर कॉस्ट कार्स बनाई जाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन हो और रिस्क कम हो उसमें। सैमसंग एंड बॉश जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बैटरीज। सैमसंग ने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट, अब बॉश जो कंपनी है, बॉश की इट्स अ जर्मन कंपनी, सैमसंग इज़ अ कोरियन ब्रांड। अब जर्मनी और कोरिया इन्होंने आपस में जॉइंट वेंचर कर लिया। सैमसंग ने कहा कि ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन्स बहुत अच्छे बनाते हैं, बॉश से हम बैटरीज ले लेते हैं, बैटरीज नहीं अच्छी बना सकते, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो इम्प्रूव हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल टैलेंट, ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में सप्लाई चेन मैनेजर की अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अबू धाबी में मिल जाएगी, दुबई में मिल जाएगी, सिंगापुर में मिल जाएगी, जहाँ पे बेटर ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, जहाँ पे बेहतर कंपनीज हैं।
इसी तरह पाकिस्तान में अगर आपको अच्छा सप्लाई चेन मैनेजर नहीं मिल रहा तो आप किसी और कंट्री से बुला सकते हैं। बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंसुलेशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये हुआ कि जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेंटली बहुत रैपिडली अब ग्रो नहीं कर रहा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर कंट्री का कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ रहा जैसे कि पहले बढ़ रहा था। उसकी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो अभी भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लेकिन अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ लोकल मार्केट को नहीं देख रहे, वो इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहे हैं। अब वो एक पाकिस्तान में एक मैनेजर है, उसको अगर पाकिस्तानी मार्केट में जॉब नहीं मिलती तो वो दुबई की मार्केट में भी ढूंढ रहा है, वो शारजा की मार्केट में भी ढूंढ रहा है, वो कुवैत में भी ढूंढ रहा है, तो उसको कहीं कुवैत में दुबई में जॉब मिल जाती है। सो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो जाती है। कल्चरल एंड एथिकल इश्यूज भी हैं। कल्चर्स कैन बी क्वाइट डिफरेंट, एटीट्यूड्स कैन बी क्वाइट डिफरेंट। हर कंट्री का अपना कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर, हर रीजन का अपना कल्चर। सिमिलरली एटीट्यूड, पंक्चुअलिटी, अगर आप कहीं यूके में हैं, आपने किसी के शख्स से मिलने जाना है, उसने अगर आपको 5 बजे का टाइम दिया तो वो आपका 5:10 तक इंतज़ार करेगा, उसके बाद वो आपसे नहीं मिलेगा। वो घर पे भी होगा, आप उससे मिलने जाएंगे तो आपको कहेगा, पोलाइटली आपको बता देगा कि भाई बात यह है कि आपका मैंने इंतज़ार किया, आप टाइम पे ना आए तो अब मैं बिज़ी हूँ, मैंने कहीं जाना है, कोई काम करना है, या मैं घर पर टीवी देख रहा हूँ, तो आपने फिर किसी दिन हम प्लान करेंगे, आप फिर किसी दिन टाइम पे आ जाना। ऐसा होता है। पाकिस्तान में आप किसी के घर टाइम पे चले जाएं तो अगला परेशान हो जाता है कि भाई 8 बजे का आपको 8 बजे बुलाया था, तो उसका मतलब आप 9 साढ़े 9 बजे तक आते भी तो हम खुद तैयार नहीं हैं, आप आ गए। सो हर कल्चर का, हर जगह का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। सिमिलरली लंच ब्रेक है, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सब में इसी तरह लंच ब्रेक है। 1 बजे से 2 बजे दोपहर को लंच ब्रेक है, तो दैट इज़ योर प्राइवेट टाइम। वो स्ट्रिक्टली उस लंच ब्रेक को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने का मतलब है कि अपना ऑफिस का काम रोक के वो लंच करते हैं, उतना आधा घंटा वो रेस्ट करते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर पूरे 2 बजे दोबारा काम शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, लंच ब्रेक शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती, 2-2 घंटे लंच ब्रेक ही करते रहते हैं, या फिर अगर काम ज़्यादा हो लंच ब्रेक ही नहीं करते। इसी तरह एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट, उनकी एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Intellectual property is a very recent trend, and not only recent but it is something of vital importance. आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट्स भी हो रही हैं और रिसर्चेस हो रही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? मैंने एक आइडिया सोचा, कॉन्सेप्ट सोचा, और मैंने आपको बताया, आपने वो मेरा आइडिया चोरी किया और आपने उसको यूज़ कर लिया आइडिया को। मैंने कहा यार ये बिज़नेस करते हैं, इस तरह से करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने कहा कि यार नहीं, बिज़नेस ठीक नहीं है, और आपने खुद ही वो जाके बिज़नेस शुरू कर लिया। या मैंने आपको बताया कि जी ये अब वो बेसिकली तो मेरा आइडिया था, मेरा राइट था उसके ऊपर, जो आपने ले लिया। इसको हम थीवरी भी कहते हैं। थीवरी भी यही है कि आपने मेरी चीज़ चोरी करके आपने इस्तेमाल कर ली। कॉन्सेप्ट मेरा था, मैंने एक नया यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो अब जैसे अगर एक है राइस मिल है, उस राइस मिल में हम, राइस मिल क्या होती है? जहाँ पे राइस को हम साफ़ करते हैं और उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। अब मैंने अगर प्रोसेस का एक नया तरीका ढूंढा है विच इज़ मोर एफिशिएंट, तो मैंने उसका पेटेंट तो रजिस्टर कराया नहीं। अब जब तक मैंने पेटेंट रजिस्टर नहीं किया, आपने भी मेरा आइडिया देखा, आपने भी इम्प्लीमेंट कर लिया, आप भी यूज़ करना शुरू कर दिए। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आपने उसको यूज़ करना है मेरे आइडिया को, तो आप मुझसे पहले परमिशन लें। इसी तरह हमारी रिसर्च हम करते हैं, मैंने एक थीसिस लिखना है या मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, मैं किसी और का पेपर देखता हूँ, अच्छा उसने लिखा हुआ, उसका कॉपी पेस्ट किया या असाइनमेंट कॉपी पेस्ट की, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, थीवरी में आता है। इसी तरह ब्राइबरी है, ब्राइबरी का एक और कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ब्राइबरी को बहुत बुरा समझा जाता है, अनएथिकल समझा जाता है, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर समझा जाता है,
और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे हर काम के लिए ब्राइब देनी पड़ती है और ब्राइब लेने वाला भी और ब्राइब देने वाला दोनों उसको बुरा नहीं समझते, दोनों कहते हैं ठीक है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ऐसे ही चलता है यहाँ पे। जी, चाइल्ड लेबर, सिंस पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री, तो यहाँ पे अर्ली एज में बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो देर आर चाइल्ड लेबर लॉज अगेंस्ट देम कि वो छोटे बच्चों से काम फैक्ट्रीज वाले या वो नहीं करा सकते। तो बहुत कुछ कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर नहीं है, करते हैं, चाइल्ड लेबर है, बहुत आम है। सो गोइंग ग्लोबल, बिकमिंग ग्लोबल के कल्चरल और एथिकल इश्यूज भी हैं उसमें, क्योंकि हमारे कल्चर डिफरेंट है, दूसरे मुल्कों का कल्चर डिफरेंट है, इकोनॉमीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ही वेरी करता है। फिर एथिकल इश्यूज, फिर कुछ चीज़ें जिनको हम अनएथिकल समझते हैं वो एथिकल समझते हैं, जिनको वो एथिकल समझते हैं हम अनएथिकल समझते हैं। इस तरह के बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं ग्लोबल उसमें जाने में। नाउ कंपनीज वांट टू कंसिडर, ये कंसिडरेशन लिस्ट है कि कंपनीज जो हैं इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहती हैं, लेकिन ये उनके लिए हर्डल भी हैं और समटाइम्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके लिए हर्डल भी हैं और उनके लिए आसानियाँ भी हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव नोट के ऊपर भी और नेगेटिव नोट के ऊपर, दोनों के ऊपर जो हैं वो ये हैं ऑब्लिगेशंस हैं। वो कैसे? कंपनीज जैसे अब मैं हम एक कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो दे वांट टू कंसिडर कि नेशनल लिटरेसी रेट बढ़े हमारे कंट्री का, दे रेट ऑफ इनोवेशन बढ़े, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज बढ़े, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, प्रोडक्ट लायबिलिटी लॉज हों, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हों, वेरिएशंस इन लैंग्वेज कम से कम हों, वर्क एथिक्स हों, टैक्स रेट्स कम हों, इन्फ्लेशन कम हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, इंटरेस्ट रेट्स कम हों, पॉपुलेशन कम हो, नंबर ऑफ माइल्स ऑफ हाईवे लेस हो जाएं या एफिशिएंट हो जाएं या फ़ोन सिस्टम बेहतर हो। ये सारी चीज़ें हर कंपनी कंसिडर करती है बिफोर गोइंग ग्लोबल। अब मैंने चाइना में बिज़नेस करना है तो मैं ये सारी चीज़ें कंसिडर करूँगा चाइना में जाने से पहले, बिज़नेस करने से पहले, और मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ें चाइना में हैं, कौन सी चीज़ें चाइना में नहीं हैं, और जो चीज़ें चाइना में हैं वो मुझे कैसे अफेक्ट कर रही हैं और जो नहीं है वो कैसे अफेक्ट करेंगी। नाउ मैच प्रोडक्ट एंड पेरेंट। कंपनीज डाइवर्सिफाई। हाउ डू दे डाइवर्सिफाई? डाइवर्सिफाई का मतलब है एक कंपनी जो पहले कंप्यूटर्स बना रही थी वो गाड़ियां भी बनाना शुरू हो गई। एक कॉलिंस कैबेज डॉल के नाम से एक कंपनी है अमेरिका में जो कि पहले क्या करती थी, पहले कंप्यूटर्स बनाती थी और कंप्यूटर्स, अर्ली कंप्यूटर्स में वो कंप्यूटर्स बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक उनका मैनेजर आया, उसने देखा, उसने मार्केट का एनालिसिस किया, उसने कहा कि यार कि ये क्रिसमस के आसपास बहुत ज़्यादा डिमांड है ये स्टफ्ड डॉल्स की, गुड़िया जो होती है बड़ी गुड़िया की, उसने कहा बड़ी डिमांड है, ये बहुत सेल है इसकी, तो क्यों ना हम डॉल्स बनाएं। तो सारी कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको, ये इट्स अ डिफरेंट केस स्टडी, उन्होंने कहा कि जी कि हम कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। उसने कहा जी कि बात ये है कि हम वी आर लुकिंग एट द रेवेन्यूज़। खैर एनीवे हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है हम डॉल्स, उन्होंने डॉल्स बनाई और डॉल्स उन्होंने पहले सीज़न में ही क्या हुआ कि उनकी सेल्स जो थी वो अंडर एस्टिमेट हो गई। उन्होंने जितनी एस्टिमेट किया हुआ था कि इतनी सेल्स होगी उससे कहीं ज़्यादा उनके पास ऑर्डर्स आ गए और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि लोगों ने वो गुड़िया ख़रीदने पे जो लड़ाई झगड़े हो गए और इस तरह सिचुएशन हो गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि डॉल्स और मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दी और इन 3 years टाइम, 3 सालों में उन्होंने अपना कंप्यूटर्स वाला ऑपरेशन बंद कर दिया, कंप्यूटर बनाने बंद कर दिया और सिर्फ डॉल्स बना के बेचना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने और टॉयज़ बनाने शुरू कर दी।
सो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, जिस चीज़ में आपकी है स्पेशलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर कंट्री में हर जगह वही सेल हो। तो हो सकता है आप बिल्कुल ही डिफरेंट किसी उसमें चले जाएं। अब ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इसी तरह अपना फोकस चेंज किया। उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई करने के एक प्रोडक्ट कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने ना फिर नाम अपना चेंज कर लिया, एक पेरेंट कंपनी बना ली, एक सब्सिडरी बना ली। जैसे हम देखते हैं कि जी ब्रॉन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, अभी भी ब्रॉन की चीज़ें आती हैं जिसमें वो घर में यूज़ होने वाली, उसमें आयरन्स हैं, इस्त्रियाँ हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वो हैंड ब्लेंडर्स हैं, जूसर्स हैं, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स ब्रॉन बनाती थी, फूड फैक्ट्रीज बनाती थी। दे डाइवर्सिफाइड देमसेल्व्स इनटू प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब वो क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उनकी P&G जो है वो उनकी सब्सिडरी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से बनाती है, सोप्स बनाती है, शैम्पूज बनाती है, क्रीम्स बनाती है, लोशंस बनाती है। इसी तरह फायरस्टोन टायर्स, फायरस्टोन टायर्स थे, फायरस्टोन टायर्स ने अपना, फायरस्टोन टायर स्पोर्ट्स कार्स के टायर्स थे, उन्होंने अपना नया एक ब्रांड बनाया ब्रिजस्टोन टायर्स, जो अपने नॉर्मल कार्स के लिए टायर्स बनाते हैं। फिर गोदीवा चॉकलेट वाले थे, उन्होंने कैम्बेल सूप बना लिया। उन्होंने पहले से चॉकलेट बना के बेचता था, वो सूप भी बना रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सूप बिकता है, चॉकलेट बिकती है। हैगन डाज थे, हैगन डाज वाली कंपनी जो थी उसने पिल्सबरी बना लिया। इसी तरह जैगुआर ऑटोज थी, जैगुआर ऑटोज टाटा मोटर कंपनी ने ख़रीद लिया, टाटा के पास चली गई। MGM मूवीज़ थी, ये बेसिकली सब्सिडरी थी सोनी की, MGM मूवीज़ सोनी की थी। सोनी वालों ने पहले MGM था, उसके बाद उन्होंने उसको सोनी कर लिया। इसी तरह लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी जो है वो वोक्सवैगन वालों की पेरेंट कंपनी। फिर एल्पो पेट फूड्स है, वो नेस्ले की कंपनी थी, पहले ही बेसिकली पेट फूड कंपनी थी जो बाद में नेस्ले बन गए। अब नेस्ले के आप चॉकलेट्स देखते हैं, नेस्ले का वाटर देखते हैं, नेस्ले के और बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, बहुत ह्यूज प्रोडक्ट रेंज है इसकी, जूसेस हैं। सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे ग्लोबल होते गए, जैसे मार्केट्स खुलती गई, कंपनीज भी एक्सपैंड होती गई, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होते गए, तो कंपनीज जो इनिशियली कुछ थी, कुछ की कुछ बन गई और अब दे आर वेरी सक्सेसफुल कंपनीज। इसी तरह नाउ कंट्री वाइज अगर हम देखें, ब्रॉन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की थी कंपनी, यूके की। फायरस्टोन जो थी वो जापानीज कंपनी थी। गोदीवा जो थी बेल्जियम थी। हैगन डाज जो थी वो US की कंपनी थी। जैगुआर इंडिया की बन गई। MGM जो है यूनाइटेड स्टेट्स की। लैम्बोर्गिनी जर्मनी की। एल्पो फ्रूट्स स्विट्ज़रलैंड की। सो ये सारे के सारे कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज थी जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके पोर्टफोलियोज चेंज कर लिए। नाउ कमिंग टू डेवलपिंग मिशन एंड स्ट्रैटेजीज। मिशन स्टेटमेंट टेल्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज गोइंग। मिशन हमें क्या बताता है, कंपनी किस तरफ को जा रही, किस डायरेक्शन में जा रही। द स्ट्रैटेजी टेल्स ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू गेट देयर। और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बताती है कि वो जो मिशन के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, मिशन है जी मेरा लाहौर जाना है, अब लाहौर कैसे जाना है ये मेरी स्ट्रैटेजी, गाड़ी में बैठ के जाना है, पैदल ही चल पड़ूंगा। Mission where the organization is going. Organization's purpose for being answers what do we contribute to society, provides boundaries and focus. मिशन हमें क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ को जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्यों बनाई गई। पर्पस फॉर बीइंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी। What do we contribute to society, और हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। बाउंड्रीज एंड फोकस कि क्या कर सकते हैं और हमारा फोकस क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम देखें SOS विलेजेस हैं, SOS विलेजेस की अगर हम एग्जांपल लें, SOS विलेजेस क्या हैं, बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं किन लोगों को, जो यतीम हैं, बेसहारा लोग हैं,
इनका मिशन क्या होगा? इनका मिशन ये है कि वो हेल्प प्रोवाइड करें टू द नीडी, ठीक है, सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करें कि लोगों की टेक केयर करके। बाउंड्रीज क्या हैं कि वो सिर्फ औरतों और बच्चों की ही टेक केयर करते हैं और वो एक सर्टेन एज लिमिट के अंदर वो रखते हैं और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिशन, किसी भी कंपनी का मिशन जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंडेंट होता है? एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, फिलॉसफी और वैल्यूज क्या है कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ कंपनी की क्या है, पब्लिक इमेज क्या है कंपनी का, और कस्टमर्स कैसे हैं कंपनी के। ये सारे मिलकर डिफाइन करते हैं मिशन कंपनी का। और फिर मिशन जो है डिफाइन करती है कि वो बेनिफिट क्या पहुंचा रही है सोसाइटी को। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन के बाद फंक्शनल एरियाज हैं, मार्केटिंग का अलग मिशन है और ऑपरेशंस का अलग मिशन है, फाइनेंस अकाउंटिंग का अलग मिशन है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का अलग मिशन है। हर कंपनी के हर फंक्शनल एरिया का अपना अलग मिशन है और फिर अलग स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सैम्पल मिशंस क्या हो सकते हैं? हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जी एक कंपनी आप कहती है कि जी टू मैन्युफैक्चर सर्विस एंड इनोवेटिव ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबल वर्ल्ड वाइड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन बिजनेस दैट एक्सीड्स आवर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। वो कहते हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड करेंगे इनोवेटिव किस्म की, ग्रोइंग जो ग्रो कर रही हो, और प्रॉफिटेबल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन बिजनेस जो कि कस्टमर की परसीव जो वैल्यू कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा होगा। ये मिशन है कंपनी का। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट की फिर क्या मिशन होगा उस कंपनी का? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट विद द कंपनीज मिशन एज द वर्ल्ड वाइड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर। वो कहते हैं कि एक तो हम कंपनी, अब ऑपरेशंस को देखें, हमने अभी बात की जितने फंक्शनल एरियाज हैं हर फंक्शनल एरिया का अपना अपना मिशन है और उसके लिए फिर वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और जो कंपनी का मिशन है और जो फंक्शनल एरियाज के मिशन हैं वो सारे अलाइंड होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर वो पैरेलल नहीं है, अलाइंड नहीं है, तो कहीं बीच में इंटरसेक्ट करेंगे और उसकी वजह से ना कंपनी का मिशन पूरा होगा ना उस फंक्शनल एरिया का मिशन पूरा होगा। सो दैट इज वाई क्या है कि उसने कहा कि जी कंपनी का मिशन तो ये है और ऑर्गेनाइजेशन वो उसका ऑपरेशनल जो है डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल फंक्शन है, ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस का मिशन क्या है कि एक तो कंपनी का मिशन पूरा करना उसने, और क्या करना साथ उसने लो कॉस्ट लीडरशिप है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर बनना। स्ट्रैटेजी, ना व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? अब हमने मिशन की बात की और हमने कहा कि मिशन को अचीव कैसे करते हैं स्ट्रैटेजी के थ्रू। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? एक्शन प्लान टू अचीव मिशन। अब एक्शन प्लान क्या? अब हमने बैठ गए सारे, बैठ के हमने मिशन तो सोच लिया जी ये कंपनी का मिशन है, अब इसको अचीव कैसे करना, हासिल कैसे करना। फंक्शनल एरियाज हैव स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एंड अवॉइड वीकनेसेस। स्ट्रैटेजीज क्या करती हैं? अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स, न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एंड अवॉइड वीकनेसेस। कंपनी का मिशन को पूरा करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहली बात मिशन, दूसरी बात स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों को और जो है स्ट्रेंथन करती है, दोनों के ऊपर बेस करती है और दोनों को एनहेंस करती है, और कम क्या करती है? थ्रेट को और वीकनेसेस को। स्ट्रैटेजीज फॉर कंपैटिटिव एडवांटेज। अब कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है? अपने कंपेटिटर्स पे सबकत ले जाना, कि अपने कंपेटिटर पे एडवांटेज कैसे हासिल कर सकते, उससे बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? डिफरेंशिएशन, बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट। या तो अपना कंपेटिटर जो है, कंपेटिटर क्या होता है? जैसे टोयोटा कंपनी है, होंडा कंपनी है, टोयोटा भी कार्स बना रहा है, होंडा भी बना रहा है, तो होंडा टोयोटा एक दूसरे से बेहतर या बेटर कैसे हो सकते हैं? टोयोटा बेटर हो जाए, होंडा से डिफरेंशिएट ऐसे ही कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ ऐसे हो सकते हैं कि होंडा
या टोयोटा बेहतर गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दे, या डिफरेंट गाड़ियाँ और तरह गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दे। कॉस्ट लीडरशिप, कौन जो गाड़ी कॉस्ट में कम, कॉस्ट लीडरशिप हो, जो गाड़ी जिसकी प्राइस कम हो। रिस्पॉन्स, मोर रिस्पॉन्सिव हो कि कस्टमर का रिस्पॉन्स जो है वो उसकी गाड़ी के लिए बेहतर है। Competing on differentiation. Uniqueness can go beyond both the physical characteristics and service attributes to encompass everything that impacts customers' perception of value. Uniqueness क्या होता है? Different होना, unique होना, अकेला होना, सब लोगों से मुख्तलिफ होना। अब uniqueness can go beyond the physical characteristics and service attributes. अब uniqueness, अगर टोयोटा गाड़ी unique है होंडा से, so Toyota will sell more because people will like to see that uniqueness in their cars. Safe skin gloves, leading edge product. एक example है कि safe skin gloves तो बर्तन, जिस तरह से हम कहेंगे जो किचन में घर में बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के लिए ग्लव्स तो बहुत सारी कंपनीज बना रही जो हाथ पहन के, लेकिन एक उन्होंने एक नई टाइप के ग्लव निकाल दिया, उसे कहा सेफ स्किन ग्लव, कि ग्लव पहनने से आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन। बाकी तमाम ग्लव्स जो हैं वो सेफ स्किन नहीं है, एक के सेफ स्किन निकला है। वॉल्ट डिज्नी मैजिक किंगडम, वॉल्ट डिज्नी ने मैजिक किंगडम बना दी, उसने एक थीम पार्क बनाया जो कि उन्होंने कहा कि जिस तरह के आप प्रिंसेस और वो सारे वॉल्ट डिज्नी की जितनी मूवीज़ हैं उनके सारे करेक्टर्स हैं, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट बाकी थीम्स पार्क से। बहुत दुनिया वहाँ पे उसकी जाती है देखने। हार्ड रॉक कैफ़े डाइनिंग एक्सपीरियंस, हार्ड रॉक कैफ़े की एक और एग्जांपल है। हार्ड रॉक कैफ़े बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, हार्ड कैफ़ेज़ हैं जो जिनका नाम हार्ड रॉक कैफ़े। वहाँ पे म्यूज़िक है, खाना बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं डाइनिंग एक्सपीरियंस और खाना खा के उन्हें एंजॉय करते हैं। सो वो यूनिकनेस है इन सब में कि ये बाकी रेस्टोरेंट से, बाकी पार्क से, बाकी ग्लव से, सबसे ये तीनों मुख्तलिफ हैं। Competing on cost provides the maximum value as perceived by customers, does not employ low quality. That means कि अपनी कॉस्ट कम करना। टोयोटा, होंडा दो ब्रांड्स हैं। टोयोटा की प्राइस कम है अगर, होंडा की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि टोयोटा की क्वालिटी भी ख़राब है। टोयोटा की क्वालिटी भी होंडा के बराबर है, लेकिन कॉस्ट क्योंकि कम है तो आई विल गो फॉर टोयोटा, क्योंकि कॉस्ट कम्पीट कर रही है होंडा के साथ। इसी तरह एग्जांपल है साउथ वेस्ट एयरलाइंस की, जिन्होंने क्या किया, सेकेंडरी एयरपोर्ट्स यूज़ करने शुरू कर दिए, रादर देन द प्राइमरी मेन एयरपोर्ट की बजाय सेकेंडरी एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंड करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे उन्होंने एफिशिएंट इक्विपमेंट सिस्टम यूज़ किया, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट की वजह से अपनी उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस कर ली। वॉलमार्ट ने क्या किया, अपनी सप्लाई चेन की वजह से एंड टू एंड उन्होंने बिज़नेस टू बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत, ओवरहेड्स बहुत कम हो गए और वो कंपटीशन में बाकी से स्टोर्स के साथ बेहतर परफॉर्म करने लग गए। नाउ कंपीटिंग ऑन रिस्पॉन्स, flexibility is matching market changes in design, innovation and volume, a way of life at Hewlett Packard. Flexibility क्या है? Is matching market changes in design, innovation and volumes. Competing on response. अब response, customer का response कैसा है? Hewlett Packard, HP के हमारे computers भी आते हैं, HP के printers भी आते हैं। Now what HP printers की अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो HP ने क्या किया, HP ने एक जैसे कार्ट्रिजेस, एक प्रिंटर का कार्ट्रिज दूसरे प्रिंटर में भी लग जाता है, एक जैसे प्रिंटर्स उन्होंने सारे के सारे, उसकी वजह से ये हुआ कि उनकी जो प्रिंटर्स थे उसमें यूनिकनेस, अब हर बाकी जितने ब्रांड्स थे उनकी हर प्रिंटर का डिज़ाइन डिफरेंट, हर प्रिंटर का कार्ट्रिज डिफरेंट, तो उसकी वजह से उनकी सेल्स कम थी, इनकी सेल्स बढ़ गई। तो कस्टमर रिस्पांस को उन्होंने जो है को रिस्पॉन्ड किया। रिलायबिलिटी इज़ मीटिंग स्केड्यूल्स, जर्मन मशीन इंडस्ट्री। अब जर्मन मशीनरी इज़ फेमस फॉर रिलायबिलिटी के, जो मशीन्स रिलायबल होती हैं और फिर देर ऑन स्केड्यूल। अगर उन्होंने जर्मन
मैन्युफैक्चरर ने इफ़ दे हैव गिवन यू अ डेडलाइन, उन्होंने आपको कहा है कि जी हम आपको डिलीवर करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ they'll be on schedule. Similarly, timeliness is quickness in design, production and delivery. Johnson Electric, Pizza Hut, Motorola. Pizza Hut ने क्या किया, 5 minutes. Within 5 minutes, if they do not deliver you a pizza, they give you back your money 5 times the money that you have paid. मोटरोला ने भी इसी तरह किया. मोटरोला ने भी अपना डिलीवरी, डिज़ाइन और प्रोडक्शन इन चीज़ों को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से they became competitive. Now, operation management's contribution to strategy. 10 ऑपरेशंस डिसीजन ये हमने डिस्कस किए थे. ऑपरेशंस डिसीजन जिसमें हमने कहा था प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्रोसेस, लोकेशन, लेआउट, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, स्केजुलिंग, मेंटेनेंस, और इनके लिए फिर 10 स्ट्रैटेजीज, फिर उनकी एग्जांपल्स हैं एंड द कंपैटिटिव एडवांटेज. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, डिज़ाइन, ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन, सेफ स्किन्स, इनोवेटिव ग्लव्स, फिडेलिटी, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, कैटरपिलर हेवी इक्विपमेंट सर्विस, ये सारी वो हैं एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस की थी. तो ये 10 डिसीजंस दिए हैं. इन 10 डिसीजंस की हर डिसीजन की उसके आगे स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी की एग्जांपल है और कंपैटिटिव एडवांटेज है. कंपैटिटिव एडवांटेज इज थ्रू ईदर डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्स या कॉस्ट लीडरशिप. इन तीनों की वजह से ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव की बाय टेकिंग दोज 10 डिसीजंस, एनी वन ऑफ द डिसीजन एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी की सारी पहले. नाउ कमिंग टू द SWOT एनालिसिस. What is the SWOT analysis? SWOT analysis stands for strengths, weakness, opportunity and threats. अभी हमने इससे पहले भी बात की थी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या करती है. ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करती है, एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है और वीकनेसेस और थ्रेट्स को कम करती है. सो SWOT एनालिसिस अगर हम करें तो इंटरनल स्ट्रेंथ्स, इंटरनल वीकनेसेस, मिशन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल थ्रेट्स, उनका एनालिसिस करके दे ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या करती है, दे डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर यू. जो स्ट्रैटेजी देन यू इम्प्लीमेंट एंड देन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रैटेजी यू इम्प्रूव. स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स, इंटीग्रेट ऑपरेशन मैनेजमेंट विद अदर एक्टिविटीज, बिल्ड एंड स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं. एक तो सक्सेस फैक्टर्स पहले आइडेंटिफाई करें, किन किन फैक्टर्स की वजह से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं सक्सेस टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट. फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ बाकी फंक्शनल एरियाज़ के साथ किस तरह कोलैबोरेट करते हैं. उसके बाद अपनी स्टाफ को बिल्ड करें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करें, उनकी ट्रेनिंग करें. The operations manager's job is to implement an operation management strategy, provide competitive advantage and increase productivity. 3 चीजें: competitive advantage, increase productivity and operations management strategy. Now what are the key success factors? अभी हमने key success factors की बात की. तो की सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. सपोर्ट अ कोर कॉम्पिटेंस एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी बाय आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द की सक्सेस फैक्टर्स इन द फंक्शनल एरियाज. मार्केटिंग के सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. बेटर सर्विस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फाइनेंस के क्या हैं. लेवरेज, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स, पेबल्स. प्रोडक्शन के क्या हो सकते हैं. प्रोडक्ट 10 डिसीजंस हैं वही हमारे सक्सेस फैक्टर्स भी होंगे. 10 ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजंस क्या थे. प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, क्वालिटी का डिसीजन लेते हैं, प्रोसेस का डिसीजन, लोकेशन का, लेआउट का, ह्यूमन रिसोर्स का, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, स्केड्यूल, मेंटेनेंस. नाउ इनके अंदर हम क्या डिसीजन लेते हैं. प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, सस्टेनेबल.
Quality, define customer expectations and how to achieve them. Process, facility size, technology, capacity, automation. Location, near supplier or near customer. Layout, working cells or assembly line. Human resource, specialized or enriched jobs. Supply chain, single or multiple supplier. Inventory, when to reorder, how much to keep on hand. Schedule, stable or fluctuating production rate. Maintenance, repair as required or preventive maintenance. So 10 operation management decisions और उसके साथ उसके आगे sample options कि क्या डिसीजन की क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या डिसीजंस एक ऑपरेशनल मैनेजर, प्रोडक्शन ऑपरेशनल मैनेजर ले सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. ऑप्शंस क्या हैं? ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, ग्लोबली आपने ऑपरेशंस करने हैं तो स्ट्रैटेजी उसके लिए आप कैसे इंप्लीमेंट करें. सबसे पहले हम देखते हैं जी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी. हार्ले डेविडसन, ये यूएस स्टील. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लाइसेंस एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट. हार्ले डेविडसन कंपनी जो हैवी बाइक्स बनाती है और मोस्ट इसे कहते हैं कि हार्ले डेविडसन कंपनी इज़ द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल या मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी, इन्होंने ग्लोबली जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ऑप्शन ये चूज़ किया कि इन्होंने लाइसेंस ले लिए, लाइसेंस दे दिए अपने आगे और मैन्युफैक्चरर्स को. अब हार्ले डेविडसन पहले सिर्फ अमेरिका में बनता था, उसके बाद हार्ले डेविडसन जर्मनी में बनना शुरू हो गया. जर्मन्स को उन्होंने लाइसेंस दे दिया कि अंडर देयर लाइसेंस दे कैन मैन्युफैक्चर देयर दिस बाइक. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कॉस्ट रिड्यूस हुई और लोकल रिस्पांस भी रिड्यूस हो गए. लोकल रिस्पांस क्यों रिड्यूस हो गया? कॉस्ट तो चलें ठीक है, अब जर्मनी के कस्टमर्स हैं तो जर्मनी में ही मैन्युफैक्चर होकर जब वहाँ सेल होगा तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई. लेकिन क्योंकि लोगों की जो थी एक्सपेक्टेशन थी कि ये अमेरिका में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से डिलीवर होगा, तो उसकी वजह से लोकल रिस्पांस उनका रिड्यूस हुआ. अनदर ऑप्शन क्या हो सकती है? ये तो हमने ऑप्शन की गई जी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप लाइसेंस दे दें या लाइसेंस ले लें किसी कंपनी का. दूसरी क्या हो सकती है? ग्लोबल स्ट्रैटेजी. कैटरपिलर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ओटिस एलिवेटर्स. स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्रॉस कल्चरल लर्निंग. इन्होंने क्या किया कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी ये बनाई कि जी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की, पूरी दुनिया में एक जैसा प्रोडक्ट. उन्होंने जी हैवी इक्विपमेंट बनाना है तो एक ही बनाना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उससे अचीव करनी है, और क्रॉस कल्चरल लर्निंग. फिर उन्होंने क्या किया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंप्यूटर्स बनाता है, कैलकुलेटर्स, उन्होंने एक जैसे कैलकुलेटर हर रीजन के लिए. तो क्या हुआ कि इससे कॉस्ट तो रिड्यूस ना हुई, लेकिन उनकी जो थी कॉस्ट भी रिड्यूस ना हुई, और उसके क्या हुआ कि लोकल रिस्पांस जो था वो भी रिड्यूस हो गया. लोकल रिस्पांस के रिड्यूस होने की वजह ये थी कि जो प्रोडक्ट था, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट था, वही प्रोडक्ट जो था अब हाई कॉस्ट तो ये थी कि क्योंकि प्रोड्यूस एक जगह हो रहा था, वहाँ से सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा था, ग्लोबली वो एक्सपोर्ट हो रहा था. लेकिन जो वो थी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस थी वो इस वजह से रिड्यूस होगी क्योंकि और भी कंपेटिटर्स मार्केट में मौजूद थे जो कि वहाँ के लोकल नीड्स को के अकॉर्डिंगली वो मशीनरी बना रहे थे, लोकल नीड के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट बना रहे थे. देन अनदर स्ट्रेटजी कम्स इन, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, जैसे हीन्स, मैकडोनल्ड्स, बॉडी शॉप, हार्ड रॉक कैफे. Use existing domestic model globally, franchise, joint ventures, subsidiaries. मैकडोनल्ड्स ने क्या किया? मैकडोनल्ड्स ने कॉस्ट भी रिड्यूस की और लोकल रिस्पांस भी अचीव कर लिया, हाई अचीव. कैसे? मैकडोनल्ड्स ने अपना फ्रेंचाइज दे दी. मैकडोनल्ड्स ने कहा कि ठीक है, हम तो उस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तान में भी मैकडोनल्ड्स खोलना है तो लोकल किसी वहाँ पे फ्रेंचाइजी कोई फ्रेंचाइज ख़रीदना चाहता है उसको दे दें. वो वहाँ पे वही स्टैंडर्डाइज्ड
मैकडोनल्ड्स रन करेगा जो अमेरिका में, जो यूरोप में, वही, तो उसका लोकल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। लास्ट ऑप्शन थी वो है ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी, जिसमें कोका कोला, नेस्ले मूव मटेरियल्स, people, ideas across national boundaries, economies of scale, cross-cultural learning. Cost reduction was less, but local response was very high. Local response was very high. इन्होंने क्या किया, ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स को इन्होंने स्टडी किया, एक तो कल्चरल लर्निंग हुई, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्होंने अचीव किया, लोकल प्रोडक्शन की प्लस इन्होंने मूव मटेरियल्स, पीपल, आइडिया अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। अब जैसे पाकिस्तान में कोका कोला ने क्या किया, कोक स्टूडियो इंट्रोड्यूस किया। अब ये कोक स्टूडियो वाज सो सक्सेसफुल, इन्होंने म्यूज़िक में उसके रीमेक्स किए और उसके बाद कोक स्टूडियो इन्होंने सीडीज़ बेचना शुरू की, तो सीडी से दे अर्नड ह्यूज सम्स ऑफ मनी। और इन्होंने सेम मॉडल पाकिस्तान से लर्न किया, इसको जाके टर्की में इम्प्लीमेंट किया। टर्की के बाद अब ये यूरोप में इस वक्त कर रहे हैं कोक स्टूडियो। सो उससे कॉस्ट रिडक्शन शायद उनकी इनिशियल फेजेस में हुई, बाद में नहीं हुई, लेकिन उसका जो लोकल रिस्पांस था, लोकल रिस्पांस टुवर्ड्स द कंपनी स्ट्रैटेजी वाज वेरी हाई। सो दिस वाज अबाउट ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। ये ऑप्शंस हैं, आपने जब ग्लोबली ऑपरेशंस अपने डाइवर्सिफाई करने, ग्लोबली आपने अपनी कंपनी को लेके जाना है किसी और कंट्री में, तो इनमें से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि आप इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी चूज़ कर लें, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ट्रांसनेशनल, मल्टी डोमेस्टिक। हर सिचुएशन की, हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। Now we have come to the end of this lecture. Let's quickly summarize what we have learned in this lecture. We initially talked about the global environment and operational strategy. What is the global environment? What is the operational strategy? क्या होती है? ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है। हमने देखा कि 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था, देयर वाज अ डिप, बट 2009 के बाद 10 से दोबारा देयर इज अ राइज। रीजंस टू ग्लोबलाइज हमने बात की कि क्यों कंपनीज जो हैं ग्लोबल सिनेरियो में जाना चाहती हैं। फिर हमने उसने कहा कि जी उससे क्योंकि इसलिए जाने कि सप्लाई चेन इम्प्रूव होती है, रिटेन ग्लोबल टैलेंट को आप रिटेन कर सकते हैं, कल्चरल, और फिर हमने बात की एथिकल इश्यूज जो हैं वो बिकॉज ऑफ द गोइंग ग्लोबल आप वो फेस करने पड़ते हैं। फिर हमने वी डिस्कस्ड डेवलपिंग मिशन एंड स्ट्रैटेजी, कि हमने मिशन बात की कि व्हाट इज़ अ मिशन, स्ट्रैटेजी क्या होती है, और फिर इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और स्ट्रैटेजी से आप मिशन को कैसे अचीव करते हैं। और फिर एक आपका एज अ कंपनी मिशन है, एक आपका ऑपरेशनल फंक्शन का मिशन है, तो इन दोनों को कैसे अलाइन होना चाहिए और इन दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी। फिर हमने कहा कि जी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं फिर कंपैटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए, और फिर हमने ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रैटेजी ऑप्शंस देखे कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबली, आपने अपना अगर बिजनेस ऑपरेशन एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है या डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।